नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खड़गे ने 39 मेंबर्स की CWC का ऐलान किया। राहुल, सोनिया, प्रियंका शामिल। राजस्थान से सचिन पायलट, MP से दिग्विजय कमलेश्वर शामिल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का ऐलान कर दिया। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल है। वहीं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। CWC में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली है। दोस्तों, तीनों राज्यों में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। CWC में कुल 84 नाम है। इसमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मिशन मध्य प्रदेश में जुटे अमित शाह आज जारी करेंगे शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड। 1.5 महीने में 5वां दौरा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। और दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गृह क्षेत्र ग्वालियर में भाजपा की कार्य समिति की बैठक को भी संबोधित करेंगे। दोस्तों, पिछले 1.5 महीने के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की मध्य प्रदेश की ये 5वीं यात्रा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की योजना में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कितना अहम है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, RSS के लोग मंत्रालयों में फैसले लेते हैं, भाजपा संघ ने संस्थानों में अपने लोग बैठाए। गडकरी ने कहा, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी एक हफ्ते के दौरे पर लेह लद्दाख पहुंचे हैं। वह यहां 17 अगस्त को आए थे और 25 अगस्त तक रहेंगे। पिछले 3 दिनों में उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 18 अगस्त को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने RSS पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि देश के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के अहम पदों पर भाजपा RSS ने अपने लोग बैठाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों को अपने मंत्रालयों के फैसले RSS के लोगों के साथ मिलकर लेने पड़ते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को जवाब दिया। एक निजी चैनल से बातचीत में गडकरी ने कहा कि उनके आरोप हास्यास्पद हैं। मंत्रालयों में RSS के कोई सदस्य नहीं है जिनके साथ मिलकर मंत्री काम करते हैं। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चांद पर जाने का रूस का सपना हुआ चकनाचूर। लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास क्रैश हुआ। जी हां दोस्तों, रशिया का चांद पर भेजा गया स्पेसक्राफ्ट लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो चुका है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने यह बात मान ली है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि उनसे गलत पैरामीटर सेट हुए। अपने डेटा एनालिसिस में गलती हुई, जिसकी वजह से यान गलत ऑर्बिट में गया और क्रैश हो गया। रूस अब एकदम से चांद पर जाने का मिशन नहीं बना सकता। उसका सपना चकनाचूर हो गया है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि कल लूना 25 से संपर्क साधने में दिक्कत आई थी। इसके बाद उससे संपर्क साधने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोसकोसमोस ने कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार लूना 25 असली पैरामीटर से अलग चल गया था। तय ऑर्बिट के बजाय दूसरी ऑर्बिट में चला गया, जहां पर उसे जाना नहीं चाहिए था। इसकी वजह से वह सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीयों को अगले 2 महीने में चिप वाले ई-पासपोर्ट मिलेंगे। इनमें 41 एडवांस फीचर होंगे। 140 देशों में इमिग्रेशन प्रक्रिया जल्द होगी। जी हां दोस्तों, देश के आम नागरिकों को पहला ई-पासपोर्ट अगले 2 महीने में मिल सकता है। चिप वाले इन पासपोर्ट से सभी तकनीकी प्रशिक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में पहले साल 70 लाख ई-पासपोर्ट की ब्लैक बुकलेट छप रही है। इस प्रेस को 4.5 करोड़ चिप पासपोर्ट छापने का ऑर्डर मिला है। 41 एडवांस फीचर वाले नए पासपोर्ट से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के मानकों वाले 140 देशों के हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रक्रिया मिनटों में पूरी हो जाएगी। देखने में यह वर्तमान पासपोर्ट बुकलेट जैसा ही होगा। सिर्फ बुकलेट के बीच के किसी एक पेज पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप और आखिर में छोटा फोल्डेबल एंटीना होगा। चिप में हमारी बायोमेट्रिक डिटेल और वो सब बातें होंगी जो बुकलेट में पहले से है। पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम 2.0 नामक यह योजना अभी लॉन्च होनी है। चिप वाले पासपोर्ट के लिए केंद्र पर भीड़ न हो, इसलिए योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। इसके लिए पासपोर्ट सेंटर्स तकनीकी रूप से अपग्रेड भी किए जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा, छीना चारागाह, सच नहीं बोल रहे PM। पैंगोंग पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया है कि यहां चीन की सेना घुसी है। इसकी जो ग्रेजिंग लैंड यानी कि चारागाह भूमि होती है, वहां अब नहीं जा पा रहे हैं। लद्दाख में सब यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 1 इंच जमीन नहीं गई है, लेकिन वह सच नहीं है। आप यहां किसी से
पूछ लीजिए, वह आपको बता देगा। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं, वे उस दर्जे से खुश नहीं है जो उन्हें दिया गया है। वे प्रतिनिधित्व चाहते हैं और बेरोजगारी की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि राज्य को नौकरशाही से नहीं बल्कि जनता की आवाज से चलाना चाहिए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती पर लद्दाख पहुंचे। उन्होंने यहां पैंगोंग लेक पर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह भारत जोड़ो यात्रा के समय ही लद्दाख जाना चाहते थे, लेकिन लॉजिस्टिकल कारणों से वहां नहीं जा पाए। तब उन्होंने सोचा था कि लद्दाख का टूर विस्तार से किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि वह लेह गए थे और पैंगोंग के बाद अब नुब्रा जा रहे हैं, इसके बाद कारगिल भी जाएंगे। वह यहां इस बात को सुनने आए हैं जो जनता के दिल में है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजनेता बन गए हैं रघुराम राजन, किसी और की तरफ से कर रहे हैं पीछे से वार, बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को एक ऐसा राजनीतिज्ञ करार दिया है जो पीछे से किसी और की तरफ से वार कर रहे हैं। वैष्णव की यह टिप्पणी रघुराम राजन के उस कथित बयान को लेकर आई जिसमें पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि भारत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई योजना के तहत मोबाइल फोन का निर्माण नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें केवल असेंबल कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जब अच्छे अर्थशास्त्री राजनेता बन जाते हैं तो वे अपनी आर्थिक समझ खो देते हैं। दोस्तों, रघुराम राजन एक ऐसा राजनेता बन गए हैं, अब उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव कराना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। पीछे से वार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वह किसी और की ओर से शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह सब कुछ दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने कहा। अश्विनी वैष्णव ने इसके आगे कहा कि अगले 2 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 30% से अधिक बढ़ोतरी हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 3 कंपनियां जल्द ही दुनिया के लिए महत्वपूर्ण मोबाइल फोन कंपोनेंट का निर्माण करेगी। वैष्णव ने कहा कि हर क्षेत्र जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण शुरू किया है और पहले सीकेडी घटकों सेमी नॉक्ड डाउन एसकेडी को लाने और उत्पाद को असेंबल करना चालू कर दिया है। इसके अलावा सिस्टम के उत्पादन के बाद विभिन्न कंपोनेंट का उत्पादन भी होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ओवैसी ऑन इंडिया अलायंस, हमको नहीं चाहिए ऐसी महबूबा। इंडिया गठबंधन पर ओवैसी का तंज, कांग्रेस बीजेपी को बताया लैला मजनू का खेल। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लिन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए इसे एक ऐसा महबूब बताया है जिसने लोगों के साथ वफा नहीं किया है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई सुकून नहीं मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने G20 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आज तक के एक कार्यक्रम में जब असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता बाहें खोल दें तो उनके साथ आएंगे, इस पर IMIM चीफ ने कहा कि हमें ऐसी महबूबा की जरूरत नहीं है, हमें ऐसी महबूबा की बाहों में जाकर कोई सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने लोगों के साथ वफा नहीं की है। ओवैसी ने आगे कहा कि जो लोग इसको महबूब समझे वो लोग चले गए, उनकी खबरें बन गई और महबूबा अभी तक जिंदा है। हमको ऐसा महबूबा की न जुल्फों की जरूरत है और न ही बाहों की। हमको दूर से मालूम है कि ये बड़े खतरनाक महबूबा है, दूर रहो इससे। एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किरण रिजिजू बोले लद्दाख के रोड मोदी सरकार ने बनवाए, राहुल इन्हें प्रमोट कर रहे हैं। लोग शाहरुख खान की तस्वीर दिखाकर बोले सड़कें पहले से बनी थी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 25 अगस्त तक लद्दाख दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को लद्दाख से पैंगोंग लेक तक बाइक राइडिंग की। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर 2012 में कांग्रेस और 2023 में भाजपा सरकार में लद्दाख में बनी सड़कों की तुलना की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने लद्दाख में सुंदर सड़कें बनवाई है, राहुल गांधी इन सड़कों को प्रमोट कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं। वो कश्मीर भी गए थे, उन्होंने दिखाया कि कश्मीर घाटी में पर्यटन कैसे फल फूल रहा है। सबको याद दिलाया कि श्रीनगर के लाल चौक पर शांतिपूर्वक तिरंगा फहराया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, सोशल मीडिया यूजर्स ने रिजिजू के दावों को गलत बताया। लोगों ने कहा कि लद्दाख की सड़कें कांग्रेस सरकार में बनी हुई थी। ट्विटर यूजर्स ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की 2012 में रिलीज फिल्म जब तक है जान के एक सीन की तस्वीर पोस्ट की। इसमें सेना के कपड़ों में शाहरुख खान बुलेट पर राइड करते दिख रहे हैं और उसमें सड़कें काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मणिपुर पुलिस ने 20 केस सीबीआई को सौंपे। 7 साल के बच्चे को मां आंटी समेत जलाया। मैतेई महिला का कुकी नेताओं पर दुष्कर्म का आरोप। जी हां दोस्तों, मणिपुर पुलिस ने 20 केस सीबीआई को सौंपे हैं। इनमें 2 मामले प्रमुख हैं। पहला 7 साल के बच्चे को उसकी मां और आंटी समेत एम्बुलेंस में जला देने का है तथा दूसरा मामला एक मैतेई महिला ने आरोप लगाया था कि 3 मई को कुकी नेताओं ने उनके साथ दुष्कर्म किया था। दोस्तों, मणिपुर के उखरुल जिले में शुक्रवार को थागोई कुकी गांव पर हमला हुआ था जिसमें कुकी समुदाय के 3 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के विरोध में कांगपोंगपी में 2 दिन से महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। ये महिलाएं NH2 पर पोस्टर लेकर बैठी हुई है। इनकी मांग है कि पहाड़ी इलाकों में BSF और असम राइफल्स को तैनात किया जाए। इन लोगों ने
विवादों में रहे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अस्फा को दोबारा लागू करने की मांग भी की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मामा ने दिया जनता को धोखा, अब इस चाचा पर भरोसा करना, सतना में बोले केजरीवाल। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बिना कांग्रेस का नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों के घोटालों और पुराने मंत्रियों द्वारा इकट्ठे पैसे सब निकलवाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक मामा है, उन्होंने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है, लेकिन अब उस मामा पर नहीं, अपने इस चाचा पर भरोसा करना। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पंजाब की जनता कहती है कि आम आदमी पार्टी को 50 साल तक कोई नहीं हरा सकता, एक मौका यहां भी दो, कांग्रेस और भाजपा दोनों को भूल जाओगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार और देशभक्त लोगों की पार्टी है। अगर बच्चों को भविष्य बनाना चाहते हो, बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हो, अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, तो एक ही पार्टी यह कर सकती है। 75 साल में किसी भी पार्टी ने चुनाव से पहले यह नहीं कहा होगा कि बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, इसलिए हमें वोट देना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक थार देख मंत्री बोले ये तो नेक्स्ट लेवल है ब्रो, आनंद महिंद्रा ने दिया मजेदार जवाब। जी हां दोस्तों, देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में अपनी मशहूर ऑफ रोडिंग एसयूवी महिंद्रा थार का नया इलेक्ट्रिक वर्जन कॉन्सेप्ट थार ई पेश किया है। कंपनी ने बीते 15 साल को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में एक ग्लोबल इवेंट के दौरान एसयूवी से पर्दा उठाया था। अब इस एसयूवी के आकर्षक लुक और डिजाइन को देखकर नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेम जैन भी इसके फैन हो गए हैं और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसे नेक्स्ट लेवल कह दिया है। बीजेपी नेता और नागालैंड के शिक्षा मंत्री तेम जेंग ने सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं, वो आए दिन मजेदार पोस्ट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने आनंद महिंद्रा की थार इलेक्ट्रिक की तस्वीर को साझा किया और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए लिखा है, बिग ब्रो आनंद महिंद्रा, ये तो नेक्स्ट लेवल है, आपकी टीम को साधुवाद। तेम जेंग के इस पोस्ट का आनंद महिंद्रा ने भी बड़ा ही मजेदार जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों आनंद महिंद्रा ने जवाब में लिखा, हे छोटे ब्रो, आखिर आपके लेवल तक पहुंच गए हैं, व्हेन दिस इज लॉन्च्ड विल टेक यू फॉर अ स्पिन इन इट, यानी कि हे छोटे भाई, जब ये कार लॉन्च होगी तब हम आपको इसमें एक राइड पर ले चलेंगे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए जरूरी खबर, अब इन 15 भाषाओं में होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। अब उम्मीदवार अपनी स्थानीय भाषा में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा को दे सकते हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने हाल ही में एसएससी द्वारा आयोजित सरकारी नौकरी भर्ती परीक्षा को 15 भाषाओं में आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि देश के युवा कोई अवसर न चुके। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 14वीं हिंदी सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय स्थानीय युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 सीरीज में हार के बाद हार्दिक से बीसीसीआई नाराज, एशिया कप के लिए छीनेगी उपकप्तानी। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाले जसप्रीत बुमराह ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी बल्कि कप्तानी से भी सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को डकवर्थ लुइस नियम से यानी कि DLS मेथड के तहत 2 रन से हराया। इस मैच में बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर 2 विकेट हासिल किए थे। बुमराह ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी को अच्छे तरीके से रोटेट किया था। जसप्रीत बुमराह के ऐसे प्रदर्शन की बदौलत उनको वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में उपकप्तान के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों अभी भारतीय टीम के आधिकारिक कप्तान रोहित शर्मा है, लेकिन टीम इंडिया का कोई भी आधिकारिक उपकप्तान नहीं है। हर दौरे पर अलग अलग उपकप्तान नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही के महीनों में रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में वनडे इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करते देखे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी के लिए राहत की खबर, अगले महीने से घटेगी सब्जियों की कीमतें, लेकिन सरकार को सता रही है यह चिंता। जी हां दोस्तों, महंगाई से त्रस्त आम आदमी के लिए राहत की खबर है। सरकार को उम्मीद है कि बाजार में नई फसलों के आने के साथ अगले महीने से सब्जियों की कीमतें कम होने लगेंगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कच्चे तेल के बढ़ते भाव को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है, हालांकि यह अभी भी $90 प्रति बैरल के नीचे है। अधिकारियों ने आगे कहा कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की योजना नहीं है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ा रही है और प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अभी तेजी आना बाकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र का कैपिटल एक्सपेंडिचर सितंबर के अंत तक बजट अनुमान का 50% तक हो जाएगा। यह आंकड़ा जून तिमाही के अंत में 28% था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
गदर 2 की सक्सेस के बीच नीलाम होगा सनी देओल का बंगला, एक्टर के पास नहीं लोन चुकाने के पैसे, मिला इतना टाइम। जी हां दोस्तों, सनी देओल फिल्म गदर 2 की सक्सेस से काफी खुश हैं। फिल्म 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। यह सनी देओल के करियर की पहली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी है। इतना पैसा होने के बावजूद सनी के फैंस के लिए निराश करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, गदर 2 की सक्सेस के बीच सनी के जुहू वाले बंगले की नीलामी होने जा रही है। सनी ने इस बंगले के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था, जिसे वह चुका नहीं पाए। इसके बाद बैंक सनी के बंगले की नीलामी के लिए ई ऑक्शन नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। सनी देओल के इस बंगले का नाम सनी विला है। सनी के इस बंगले की नीलामी के लिए 25 सितंबर को ई ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबार में ई ऑक्शन का विज्ञापन जारी किया है। नोटिस के मुताबिक अजय सिंह देओल उर्फ यानी कि सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 55 करोड़ 99,80,766 रुपए का लोन लिया था, जिसे वे नहीं चुका रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ फंड से 200 करोड़ रुपए मंजूर, केंद्र सरकार से मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदा से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपए एडवांस पैसा देने के लिए मंजूरी दे दी गई है। आपदा प्रबंधन फंड के तहत यह राशि जारी की गई। वहीं दोस्तों, जानकारी के अनुसार इससे पहले मोदी सरकार ने 2 किश्तों में हिमाचल प्रदेश को 360 करोड़ रुपए जारी किए थे। वहीं 7 अगस्त को भी 190 करोड़ की केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को मदद भेजी थी। केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल में आपदा पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल आपदा प्रबंधन की 20 टीमें और सेना की 20 कोलम और 3 हेलीकॉप्टर हिमाचल में राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फिर चर्चा में आया प्रयागराज का मुस्लिम हॉस्टल, पुलिस रेड में 30 बम बरामद, मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में रविवार को पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 30 सूतली बम, 2 कारतूस और 2 असलहे मिले। इसी हॉस्टल से उमेश पाल हत्याकांड के साजिशकर्ता सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया था। हॉस्टल में विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी को लेकर एसीपी का कहना है कि हॉस्टल में झगड़े की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान 30 सूतली बम, 2 असले और 2 कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों में से एक सदाकत खान इसी हॉस्टल में रहता था। हत्याकांड के बाद पुलिस ने बताया था कि उमेश पाल की हत्या करने के लिए हॉस्टल के रूम नंबर 36 में मीटिंग की गई थी। बीते दिनों प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि हत्याकांड की साजिश मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में रची गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्पेन ने रचा इतिहास, इंग्लैंड को हराकर जीता वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप। जी हां दोस्तों, स्पेन ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। सिडनी ओलंपिक स्टेडियम में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजय गोल कप्तान ओल्गा कामोना ने खेल के 29वें मिनट में किया। स्पेन की टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है। दूसरी ओर इंग्लैंड का भी पहली बार खिताब जीतने का सपना टूट गया। दोस्तों, खास बात यह थी कि दोनों टीमें पहली बार इस मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंची थी। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मिडफील्ड में इंग्लैंड के मुकाबले ज्यादा नियंत्रण बनाए रखा। ऐसे में इंग्लैंड को गोल करने के उतने मौके नहीं मिले। इंग्लैंड की हार का अंतर दुगना रहता यदि दूसरे हाफ में जेनिफर हार्मोन्स पेनल्टी मिस नहीं करती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश के इन राज्यों में फिर एक्टिव हुआ मानसून। आईएमडी ने 6 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 21 अगस्त से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में 22, 23 और 24 अगस्त को 115.6 से 204.4 मिमी तक भारी वर्षा का अनुमान है। इसे देखते हुए राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान प्रभावित इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की संभावना है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 से आई खुशखबरी। 3 से 6 महीने नहीं बल्कि कई सालों तक काम करेगा प्रोपल्शन मॉडल। जी हां दोस्तों, इसरो का चंद्रयान 3 मून मिशन अब बेहद रोमांचक दौर में पहुंच गया है। इसके विक्रम लैंडर को 3 दिन बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास लैंड करना है, लेकिन 3 दिन पहले वह अपने सारथी यानी कि प्रोपल्शन मॉडल से अलग हुआ था। 17 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के 2 हिस्से अलग हुए। प्रोपल्शन मॉडल को छोड़कर विक्रम लैंडर आगे के रास्ते पर चल पड़ा है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी तब प्रोपल्शन मॉडल में 1696.4 किलोग्राम फ्यूल था। इसके बाद प्रोपल्शन मॉडल के सहारे ही पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट बदली गई, 6 बार इंजन ऑन किया गया ऑर्बिट इरेक्शन को मिलाकर। इसके बाद दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के हाईवे पर गया, यानी कि
ट्रांसलूनर ट्रेजेक्टरी में पहुंचा। फिर चंद्रमा के चारों तरफ 6 बार प्रोपल्शन मॉडल का इंजन ऑन किया गया है। कुल मिलाकर 1546 किलोग्राम फ्यूल खत्म हुआ। अब दोस्तों बचा हुआ 150 किलोग्राम फ्यूल, यानी कि यह 3 से 6 महीने तक ही काम नहीं करेगा बल्कि कई सालों तक यह काम कर सकता है। इस बात की पुष्टि इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी की है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास उम्मीद से ज्यादा फ्यूल बचा है, यानी कि अगर सब कुछ सही रहा और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आई तो प्रोपल्शन मॉड्यूल कई सालों तक काम कर सकता है। यह सब चांद के चारों तरफ ऑर्बिट करेक्शन पर निर्भर करता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप इसे इसरो की वेबसाइट और यूट्यूब लिंक पर भी लाइव देख सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को यह शाम 5:27 पर चांद की धरती पर लैंड करने वाला है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई पहली सैटेलाइट का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के द्वारा भेजी गई अंतरिक्ष में सैटेलाइट का नाम जो कि पहली थी, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।